अखिलेश यादव ने अपने बयान में देश में सामाजिक भेदभाव को लेकर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद सियासी बहस छिड़ गई है कि आखिर पिछड़ों दलितों के साथ कौन कर रहा है भेदभाव। अखिलेश ने जहां केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम कहा, तो वहीं उन्होंने पलटवार कर अखिलेश पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। राजभर भी पीछे नहीं है। उन्होंने तो यहां तक पूछ लिया कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तो पिछड़े याद क्यों नहीं आए। सैफई पहुंचे चाचा शिवपाल ने आखिर उस फॉर्मूले का खुलासा कर दिया जिसमें उन्होंने बताया कि भतीजे अखिलेश क्यों नहीं बन पाए दोबारा सीएम। तो सवाल वही, जाति की जय हो, जिम्मेदारी किसकी तय हो। अखिलेश के सामाजिक भेदभाव पर सियासत बेहिसाब, इसी पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। अखिलेश का सामाजिक भेदभाव को लेकर हमला। अखिलेश का डिप्टी पेड सीएम वाला वार, केशव का पिछड़ों की उपेक्षा वाला पलटवार। पेड लोग हैं, ये बैकवर्ड कम्युनिटी के पेड लोग हैं, जिससे बैकवर्ड की लड़ाई कमजोर ना हो। जैसे हम कुछ कहें तो ये कहा जाएगा कि देखिए हम पिछड़ों को कह रहे हैं कुछ। ये स्ट्रेटेजी है, ये डिवाइड एंड रूल का पार्ट है। ये जो डिवाइड एंड रूल है, अगर आप देखोगे तो डिवाइड एंड रूल का एक पार्ट है कि भाई आदमी को सामने रखिए और पीछे लूट लीजिए, कुछ भी कहलवाइए उससे। दे आर ऑल पेड डिप्टी सीएम्स। श्री अखिलेश यादव जी का संबंध केवल समाजवादी पार्टी के गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से है। इस कारण से उनको वही लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बाकी आम जनता एकदम प्रसन्न है। वो केवल ये समझते हैं पिछड़े वर्ग के नाम पर वोट लो और सत्ता पा जाओ तो बाकी पिछड़े वर्ग को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। अब ये चलने वाला नहीं। दलितों पिछड़ों की लड़ाई, राजभर ने मांगी अखिलेश से सफाई। इसी के रहते हुए 5 साल मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के समर्थन करने के लिए 28 साल की उम्र के कैंडिडेट पर्चा भरवा रहे हैं कि कोई हमको कुछ कहे न। ओम प्रकाश राजभर ऐसा ही नहीं बोलता, सबूत के साथ बोलता है। चाचा शिवपाल का खुलासा, क्यों हारे अखिलेश 2022 का चुनाव। हमने तो तसल्ली कर ली थी एक ही सीट पे, अब तो नहीं बना पाए तो मैं क्या करूं। गलती है चाचा जी, आप एक सीट नहीं मैं क्या करूं, मैंने तो मांगी। आप 100 सीटों पे होते सरकारी तो बनिए जाती, बन जाती बात, और नहीं बन जाती अगर मुझे जिम्मेदारी मिल जाती। अगर हम तो चाहते थे केवल हर मंडल में एक ही एक सीट दे दो और एक हेलीकॉप्टर दे देते। बताओ, सबसे अपील करते। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीयूष मिश्रा है सुभासपा के प्रवक्ता, इसके अलावा अल्पना वाजपेयी पीएसपीएल की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साजन के सिंह बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा विस्तार से करें, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में। और सवाल यही कि जाति की जय हो, जिम्मेदारी किसकी तय हो। क्या किया है आखिर आप लोगों ने जो आज पिछड़ों पर राजनीति हो रही है। आलोक अवस्थी। देखिए, इस प्रदेश ने और देश ने मुलायम सिंह यादव जी को इनके परिवार से ही रक्षा मंत्री बनाया, कई बार मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाया। तब तो इन्होंने जो है इस तरह के सवाल कभी नहीं खड़े किए, पूरा सत्ता का आनंद लिया, प्रदेश को लूटा, दंगे में झोंका और गुंडा राज को अपनाया। तो यह इनका जो सूत्र वाक्य था, तो जनता को तो उनको उतार के फेंकना ही था। अब जब 4 चुनाव हार चुके हैं, 2 बार लोकसभा के और 2 बार विधानसभा के, और चौराहे पे खड़े हैं, तो इस तरह की अब बात करने लगे हैं। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने प्रदेश को क्यों लूटा, क्यों आप जो है आरोप लगा दिया है। अनुराग भदौरिया जी 30 सेकंड। सामाजिक भेदभाव भारत में है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, कह रहे अखिलेश यादव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकारेषु सर्वदा। सभी को गणेश चतुर्थी जी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम समाजवादी लोग सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को के प्रवक्ता को शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, परिवार से सब ठीक रहे, यही हम कामना करते हैं।
चर्चाएं तो होंगी, अभी आगे चर्चाएं बहुत होंगी, जिसपे हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। ये गणेश जी भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता ठीक पार्टी है अनुराग जनता जी, के मुद्दों पर फिलहाल चर्चा 30 नहीं करना सेकंड चाहती। पूरे, आगे मुद्दों पर आपसे बातचीत होगी। आपने सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई दी, बहुत अच्छी बात है। आगे हम विषय पर आएंगे और चर्चा को विस्तार देंगे। पीयूष मिश्रा जी 30 सेकंड। 2005 में जो कार्य किया माननीय मुलायम सिंह जी ने कि 18 जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का कार्य, वही काम मायावती जी ने भी किया 2007 में। 13 में भी फटकार लगी। तो अगर आप देखेंगी तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो जिस बात को लेकर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, जिसपे अभी योगी सरकार जी ने संज्ञान लिया है, और जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है जिसमें 7 में और 11 के अनुपात में पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा को जो आरक्षण देने की बात है, डिवाइड करने की बात है, उसकी जो पहल की है वो काबिले तारीफ है। फिलहाल समय पूरा, आगे हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे अल्पना वाजपेयी जी का। पीएसपीएल की प्रवक्ता है अल्पना जी, 30 सेकंड में आपके ओपनिंग रिमार्क। सभी जाति की जय हो बोल रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी तय हो? अलग अलग पार्टियों ने आखिर किया क्या है? अफसोस की बात है महोदया, देखिए जब पूरा वर्ल्ड आज तमाम विकास की बातें कर रहा है, शिक्षा की, रोजगार की और तमाम ऐसी बातों पे बुनियादी समस्याओं को दूर करने की बात होनी चाहिए, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होने की बात होनी चाहिए, जब तमाम चीजों पे बात होनी चाहिए, तो आज ये पार्टियां सिर्फ जात की राजनीति पे काम कर रही, बड़ा अफसोस होता है। पार्टी चाहे कोई हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा या कोई भी पार्टी हो, कैसे मेरी समझ में नहीं आता कि ये पार्टियां सिर्फ जातियों के ही दम पे क्यों खेल करना चाहती है। आज हमें ठीक है अपना जी, करना चाहिए। हम 30 सेकंड पूरे, आगे आपके पास हम आएंगे, लेकिन रुक करते हैं। साजन केसिंग हमारे साथ हैं। साजन जी 30 सेकंड। सामाजिक न्याय की दम भरने वाली पार्टियां सिर्फ चुनावी स्टंट है, न किसी को दलितों से लेना देना कुछ है, न पिछड़ों से कुछ लेना देना है। जहां तक हितों की बात है, हितों को पहुंचाने की बात है जन जन तक, इसमें सिर्फ चुनावी स्टंट पे वोट लेने का ये उपक्रम है और कुछ नहीं। रही बात बसपा की, बसपा इकलौती ऐसी पार्टी जो दलितों की हितैषी, पिछड़ों की हितैषी और समाज में जो फ्रिंज पे लोग हैं, चाहे वो अगड़े का ही क्यों नहीं हो, उसकी भी हितैषी साधने की बात करती है। क्यों? क्योंकि वोट लेना ही सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता का उद्देश्य है, समाज के नीचे तबके के लोगों को। ठीक है साजन जी, फिलहाल समय पूरा, फिलहाल आपका समय पूरा। आगे हम आपके पास लौटेंगे और चलिए अब विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि भारत जैसी सामाजिक जो असमानता है या फिर जो भेदभाव है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों, और आपकी पार्टी ने क्या किया है ये मैसेज देने के लिए? देखिए, समाजवादी ने तो हमेशा से विकास की बात की है और सर्व समाज को आगे ले जाने की बात की है। आपने देखा होगा, हमने अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो किसी जाति विशेष के लिए बनाया है क्या, या धर्म विशेष के लिए बनाया है? अगर हमने यहाँ मेट्रो बनाई थी तो क्या जाति विशेष के लिए बनाई थी? सभी लोग चलते हैं ना उस पे। 100 डायल बनाया था तो पुलिस की सिस्टम मजबूत किया था, सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं ना। 1090 हमने बनाया था तो सारी महिला समस्या के समाधान के लिए बनाया था। हमने स्टेडियम बनाया तो सभी के लिए बनाया। ठीक है, आपका यह कहना है कि सपा सरकार ने जितने काम किए वो किसी एक जाति धर्म को फोकस करके नहीं, वो विकास के काम सबके लिए किए, लेकिन यही तो बात भाजपा कहती है। आलोक अवस्थी जी, यहाँ पे अनुराग भदौरिया गिनवा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया और वो जाति धर्म देखकर हमने नहीं किया, तो फिर जातिवादी होने का या इसको चुनावी स्टंट कहने का आरोप हम पर क्यों? आस्था जी, जब सरकार में कोई आती है कोई पार्टी, तो सबसे पहले युवा उसकी तरफ बड़ी आकर्षित होकर के देखता है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई थी तो 5 भर्ती बोर्डों को सजातीय चेयरमैन के द्वारा भर दिया गया था, जिन्होंने खूब लूट मचाई थी, खूब क्षेत्रवाद और जातिवाद चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 भर्ती बोर्डों को भंग किया था। तो यह वोट लेने के समय तो सबका वोट लेते हैं, और जब देने की बारी आती है तो सजातीय देते हैं, उसके बाद भी उसमें माल ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है इनका वो भंग किया गया। आपने देखा होगा किस तरीके से दंगा राज और गुंडा राज की बात होती थी इनके समय पे। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जो है दंगा मुक्त हो चुका है, साफ साफ जो है रिकॉर्ड में आ चुका है। तो जो व्यक्ति सत्ता में रहते हुए प्रदेश को लूटता रहा
और प्रदेश को लूटने के बाद आतंकवादियों के मुकदमे वापस करता रहा, दंगाइयों का तुष्टीकरण करना था। तुष्टीकरण की राजनीति जब पार्टी करेगी तो जनता उसको हाशिए पर भेज देगी। जनता अपना अमन और चैन बनाए रखना चाहती है। और मेरा सवाल सामाजिक भेदभाव को लेकर था, पिछड़ों को लेकर था। अध्यक्ष पद पे बैठा और उसने जो है जनता को लूट लिया। अरे महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो प्रभु, और बोल तो सीधी दो। बात ये है, दलितों के अत्याचार में नंबर 1 हो गए, बोल तो दो। अरे भाई हमने तो, हमारे पास तो आज जो हमने जो राष्ट्रपति जी बनाए वो दलित वर्ग से आए थे। आज जो राष्ट्रपति देश के बने हैं वो जो है एसटी समुदाय से आते। हमारा प्रधानमंत्री खुद क्या पिछड़ी जाति से आता है। जातियों की तुम क्या बात करोगे? देश ने तो जातियों से ऊपर उठ करके भारतीय अच्छा ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आलोक अवस्थी ने, ये महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आलोक अवस्थी ने, और उस पर जवाब अनुराग भदौरिया आपको भी देना होगा, साजन के सिंह को भी देना होगा। अब शांत हो जाइए। पता नहीं आपने ये बात सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं फिर भी दोहरा देती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आप ही से सवाल है, और ये पॉइंट आलोक अवस्थी ने उठाया। उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने बहुत हार्ड लाइनर बयान दिया कि भारत जैसे देश में सामाजिक भेदभाव है, और वो भी ऐसा कि जो दुनिया में कहीं नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री जिस जाति से आता है, जिस देश का राष्ट्रपति पिछड़ी जाति से आता है, और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग जातियों से या पिछड़ी जाति से आते हैं, आप उस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी ने ही तो देश के अंदर में नफरत की राजनीति बोई है। जाति धर्म की राजनीति कौन करता है? किसी से पूछ लो, सब बता देंगे भारतीय जनता पार्टी। इनसे पूछो कि उत्तर प्रदेश में दलित पे अत्याचार में नंबर 1 क्यों हो गया? क्या दलित हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? दलित पे अत्याचार में नंबर 1 है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? क्यों अत्याचार होने दे रहे हैं? क्यों नहीं इस पे कार्रवाई होती? महिलाओं पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया? कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे? महिलाओं के प्रति अपराध तो घटे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहे हैं अनुराग जी। आप कौन से डेटा को कोट कर रहे हैं? महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अपराध तो कम हुआ है यूपी में। सांप्रदायिक दंगा भी एक ही हुआ है 2021 में। ये एनसीआरबी का डेटा है। आप कौन सा डेटा कोट कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं महिला अपराध में नंबर 1 है यूपी? बताइए मुझे उस एजेंसी का नाम। अरे मैं एजेंसी क्या बात कर रहे हैं आप? इसके मतलब बिना तैयारी करके आए डिबेट में। मैंने आपको कहा एनसीआरबी के डेटा का हवाला दिया। 2019 से 2021 में नीचे आया महिला और बाल अपराध, साइबर क्राइम। डेटा लगातार फ्लैश हो रहा है, खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, और आपको भी बात पता होगी अनुराग जी। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है, आपने कहा महिला अपराध में यूपी नंबर 1। अरे आप जब बोलते कहां से आया डेटा? जवाब कैसे लेंगे? आप बैटिंग मत कीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता। मैंने सिर्फ सवाल स्पष्ट रूप से रखा है, अब आप अपना जवाब दीजिए। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। और बलात्कारी मंत्री गायत्री प्रजापति को घुमाना, गले में लटका कर घूमने वाले अखिलेश यादव थे, जिन्होंने बलात्कार एक बच्ची के बलात्कार के आरोपी कैसे है नंबर 1 जो जेल में नहीं डाला, कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं आप? टिकट दिया, उसको चुनाव का प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के डेटा में देखिए, डाला, सजा कराई, आज आजीवन कारावास सजा। शांत हो जाइए आलोक अवस्थी जी, शांत हो जाइए। अनुराग जी कोई डेटा दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं वो सुनना जरूरी है। आलोक अवस्थी जी शांत हो जाइए, 1 मिनट सुन लेते हैं। अनुराग जी बताइए कौन सा डेटा है जो बता रहा है कि महिला क्राइम में यूपी नंबर 1 है? सुन तो लीजिए, आप चिल्लाते हैं तो फिर सुनेंगे कहां से? आप अपनी चिल्लाने में लगेंगे। नहीं बोलिए बोलिए, मैंने सबको शांत कराया आपके लिए। अरे सुन तो लीजिए, एनसीआरबी का डाटा देखिए। महिला अपराध उत्तर प्रदेश में कितने हुए? 50,048। गायत्री प्रजापति के बारे में बता दें। हम बता रहे हैं 2021 कौन से ईयर का डेटा है? और सेकेंड नंबर पे सुन लीजिए, और सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, जिसमें सॉरी राजस्थान, जिसमें 40,000। तो मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। और दहेज उत्पीड़न के मामले हुए पूरे देश में 6,648। मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2,222 ये उत्तर प्रदेश के अंदर में हुए, जिसमें दहेज में हत्या 48 केसेस हुए। और दूसरे नंबर पे इनका मध्य प्रदेश है, जिसमें असम है, जिसमें 47 हत्याएं हुई। तो ये उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1। फिर दलितों पे 13,252 दलितों पे हुए 2021 की बता रहा हूं, 13,252 सिर्फ उत्तर प्रदेश में केसेस हुए, ये दलितों पे अत्याचार हुए, उसमें नंबर 1। तो आप उत्तर प्रदेश में दलितों पे नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, तो आप कहां की? आप एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, और साइबर क्राइम में आप नंबर 1। आंकड़े गलत दे रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, पूरे पेशेंस के साथ पूरे पैनलिस्ट ने आपकी बात सुनी है, किसी ने आपको नहीं टोका। अनुराग जी, पूरे पेशेंस के साथ आपकी बात सुनी गई है। अब इसका जवाब आलोक अवस्थी से अब आप सुनिए। बोलिए आलोक अवस्थी जी, और कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा। 23वां स्थान है महिला अपराधों में, 23वां स्थान है उत्तर प्रदेश का, और पहला स्थान है राजस्थान का। सबसे पहला स्थान जहां पर आप जो है शामिल है सत्ता के ऊपर, आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। ये आपका रिकॉर्ड है, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। और एनसीआरबी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होकर पूरे देश से संकलित होता है।
तो अपराध जो हमारे कम हुआ है, महिला अपराध के अपराधियों को सजा दिलाने में हम नंबर 1 आए हैं। सबसे ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो महिला अपराधियों को प्रति सजा दिलाई है। दंगा हमने एक भी नहीं होने दिया। उस दंगे से सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता था, महिलाओं का घर जलता था, लोग मारे जाते थे, आप लोग दंगा करवाते थे, उस समय दंगाइयों को समर्थन देते थे। ठीक है, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में, शांत हो जाइए। और वैसे भी ये डिबेट जो है, ये डिबेट एनसीआरबी के आंकड़ों पर नहीं है, उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पर बात पिछड़ों की राजनीति की हो रही है, लेकिन फिर भी आप दोनों ने अपना पॉइंट और अपना डेटा सामने रखा है। पीयूष मिश्रा जी, पिछड़ों की यहां पर बात हुई और हाल ही में हमने देखा कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से 18 जातियों को बाहर कर दिया, जिसके लिए नोटिफिकेशन समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। और एक बार 2006 में भी मुलायम सिंह सरकार में भी इस नोटिफिकेशन को लेकर आया गया था। आरोप यह लगता है कि चुनाव से ठीक एंड पहले पॉलिटिकल पार्टीज इसको भी चुनावी रेवड़ियों की तरह वोट बैंक के लिए रखती हैं सामने। आप तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, आपकी तो पार्टी आधारित ही है उसी पर जिन जातियों के आज नाम है जिन्हें बाहर किया गया ऐसी कैटेगरी से। आस्था जी देखिए, मैं तो अभी पिछले जो हमारे दोनों भाई लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, मैं बड़ा शौक था कि मैं बार बार हेडलाइन पढ़ रहा था कि क्या हम लोग क्राइम के ऊपर डिबेट करने हैं। अच्छा आपने याद दिलाया, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, माननीय मुलायम सिंह जी ने यही काम 2005 में किया था, 6 में आपने बोला, और 2007 में बहन आदरणीय मायावती जी ने यही काम किया था कि इन जातियों को एससी कैटेगरी में डाल दिया जाए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसी बात की लड़ाई हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं जब से हमारी पार्टी का गठन 2002 से हुआ। हमारा क्या मांग था, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का क्या मांग था कि कुछ जातियां जो आरक्षण लेती हैं और उनसे कुछ जो जिनके 18 के नाम आपके बोर्ड पे चल भी रहे हैं, इनको उन आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके नाते हम लोग ये चाह रहे थे 27% पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको 7, 9 और 11 के अनुपात में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवा के बांट दिया जाए, ताकि जो आरक्षण का लाभ है वो सभी जाति बिरादरों को एक समान मिल सके। आपको याद होगा 4 बार माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री रही, 4 बार माननीय नेताजी सपा की सरकार रही, और 2013 की जो आप बात कर रही हैं, 2013 में भी ऐसे सपा की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी के द्वारा ऐसे पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए लालीपाप देने का काम किया। यानी घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि पिछड़ों पर जमकर राजनीति हुई है। चुनावों से पहले इस तरह के नोटिफिकेशन डालकर उन तक मैसेज पहुंचाया गया है, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। आस्था जी समय दीजिए, मैं 10 सेकंड, क्योंकि मुझे इसके बाद साजन जी का रुख करना है। आस्था जी, इसको लागू कराने के लिए एक रूल होता है। हाँ बस मैं खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। सबको जितना मौका दिया कृपया उतना तो देने का कष्ट करें, अगर डिबेट में आपने बोला है तो। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ यह कि इसके लिए एक रूल होता है, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजती है अपना प्रपोजल, केंद्र सरकार जो है लोकसभा में डिस्कशन करा के, राज्यसभा में डिस्कशन करा के, और जो सामाजिक न्याय कल्याण जो विभाग है, याद होगा आपको जब ये भाजपा में ही लागू हुआ था 2019 में, जब ये ऐसा करने की बात आई थी तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने राज्यसभा में खड़े होकर इसको असंवैधानिक बताया था। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि आप वोट लेने के लिए लोगों को भ्रमित करने के लिए, जैसे 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, 13 में माननीय अखिलेश जी ने किया, ये आप लोगों को रेवड़ियां बांटते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका जवाब साजन सिंह जी से लेते हैं। साजन सिंह जी बताइए, चुनावी रेवड़ियां बांटी गई और उसके बाद बयान इस तरह के दिए जा रहे हैं कि भारत जैसे देश में सामाजिक भेदभाव है, ऐसा जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन्होंने क्या किया है चुनावी रेवड़ी देने के अलावा इस ओबीसी और एससी कैटेगरी को। ठीक है, आप शांत हो जाइए क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड है और मुझे सभी पैनलिस्ट को मौका देना है, फिर आपके पास लौटेंगे। साजन जी जवाब दीजिए इस बात का, आपकी भी पूर्व में सरकार रही है। 2006 में माननीय मुलायम सिंह जी ने एक ऐसा काम किया था, 2007 में बहनजी की सरकार आई, 2016 में माननीय अखिलेश जी ने किया, 2017 में भाजपा की सरकार आई। तो मनसा पे सवाल जरूर उठता है कि मनसा क्या था चुनावी राजनीति में, सिर्फ वोटों को लेने के लिए अगर आप ये काम करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिस तरह से हलफनामा, जिस तरह से एफिडेविट इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया, जो जातीय जनगणना का इस तरह से विरोध करती है, जातीय जनगणना से विमुख होकर के नहीं करवाना चाह रही है, कम से कम मनसा पे सवाल तो जरूर उठते। रही बात किसी को भी बुनियादी सवालों के घेरे में आप भी है साजन जी, भाजपा ने आरोप लगाया अभी कि बहन जी की सरकार में भी ऐसा ही हुआ था। रेवड़ी बांट करके क्या समाज का भला हो सकता है क्या? समाज रिजर्वेशन की रेवड़ी बांट करके क्या समाज का भला हो सकता है क्या? तो रही बहन जी ने जो सारे कदम उठाए थे, 2007 की बात इन्होंने हमारे भाई ने करी, 2007 में जो भी कदम उठाए थे, उसके बाद जो भी दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम किया, अगड़ों में जो जाति पिछड़ी है,
अगड़ों में जो जाति हाशिए पर है उसको भी जो न्याय दिलाने का काम किया, कम से कम वो उदाहरण देने के लायक है कि आने वाली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, आने वाली सरकार, भाजपा की जो सरकार है, इस पर नीति नियंत्रण करे, नीति निर्धारण करे कि कैसे उसको लाभ पहुंचाया जा सके। कम से कम चुनावी स्टंट मान करके किसी एक बहुत बड़े समाज के पर। ठीक है, जब आपकी सरकारें रही तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करके इन जातियों को एससी का लाभ दिया, वहां पर ट्रांसफर किया, और अब आप सब लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि भाजपा अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। अल्पना वाजपेयी जी, आप भी सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं, और ये दोनों नोटिफिकेशन जो हाईकोर्ट के आज फैसले के बाद रद्द हुए हैं, ये सपा में ही जारी किए गए थे, और आरोप ये कि पिछड़ों के नाम पर केवल राजनीति की, वोट पाने के लिए। देखिए, ये पार्टी कोई भी हो, अगर सपा ने ये राजनीति की थी तो शायद अब बीजेपी भी उन्हीं सब चीजों पे राजनीति कर रही है। मेरे को सिर्फ एक बात ये नहीं समझ में आता कि आदमी हर समय तो ये चाहता है कि आगे बढ़ो, फॉरवर्ड बनो और नंबर 1 पे और ऊंचे उसमें बैठो, लेकिन जब जातियों की बात होती है तो ये लोग पिछड़ी और निम्न जातियों की बात क्यों करने लगते हैं। मेरा तो मानना ये है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें जो भी आदमी दुखी या परेशान है, जो भी आदमी, चाहे वो किसी जाति का हो, ये जाति का खेल अब खत्म होना चाहिए। जात के नाम पे पार्टियों ने बहुत लूट मचा रखी है। जो पार्टी आती है वो सिर्फ जातियों का आरक्षण लो, ये करो और वो करो, कोई जातियों के उत्थान की बात नहीं करता है। सारी ही, अब तो भाजपा में सभी पिछड़े लोग हैं, सारे प्रधानमंत्री जी भी पिछड़े लोग हैं, अभी क्यों वो सारी सुविधाएं नहीं जनता को दे पा रहे, सारी जातियों को क्यों नहीं दे पा रहे कि वो अगली जातियों में ही शामिल हो जाए। अच्छा, मेरा तो मानना है कि पिछड़ी और आपके हिसाब से जातिगत राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। विडंबना यही है कि चुनावी भाषणों में तो इस तरह की बातें हर सियासी पार्टी की तरफ से होती है, लेकिन जब सरकार आती है तो नीतियों से और इस तरह के फैसलों और नोटिफिकेशन से स्पष्ट हो जाता है कि वोट बैंक की तरह किस तरह उन सबको लिया जाता है। अनुराग भदौरिया जी, मतलब जब बाकी लोगों की सरकारें रही तो आप लोगों ने फर्स्ट एड करके वोटों की फसल काटी, अब आप चाहते हैं कि भाजपा इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाले, इसका इलाज करे। देखिए, मैंने आस्था जी, आप जिस समाज से आते हैं, मैंने महिला समाज के सम्मान की बात की, हमने किसी जाति धर्म की बात की। मैंने कहा कि एनसीआरबी के डाटे में महिला समाज पे, महिलाओं पे 56,000। मैंने एनसीआरबी की बात नहीं की, एनसीआरबी का डाटा, मैंने ओबीसी की बात की है, मैंने एससी की बात की है, सवाल उस पे है मेरा। मैं पूरे इस पर आप बोल चुके। महिला समाज, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरे महिला समाज की बात कर रहा हूँ, चाहे अग्रणी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, सबकी बात कर रहा हूँ ना। मैंने तो जातिगत बात नहीं की। मैंने कहा 56,083 महिलाओं यहाँ पे अपराध दर्ज हुए, तो मैंने क्या यहाँ पे जाति। अनुराग जी, आप इस डिबेट को अपराध पर क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, हम बात यहाँ पिछड़ों की कर रहे हैं, हम उस नोटिफिकेशन की कर रहे हैं जो सपा सरकार ने जारी किया था 18 जातियों को, जिसको हाईकोर्ट ने आज बाहर कर दिया एससी कैटेगरी से। हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, आप बार बार अपराध की तरफ लेकर क्यों जा रहे हैं उसको? उसी पे डिबेट कर रहा हूँ। आपने तो बड़ा चैलेंज किया था, कहाँ से डाटा लाए, कहाँ से डाटा लाए, आप भागने लगे डर के मारे। आपको लगा पोल खुल, आलोक अवस्थी ने आपके डेटा को काउंटर किया है। डाटा कहां से लाए? आपका डेटा झूठा है ये बता रहे आलोक अवस्थी, और उन्होंने अपने मोबाइल में दिखाया भी एनसीआर का असली डेटा। ठीक है, लेकिन हम अपराध पे बात नहीं कर रहे हैं अनुराग जी। ओबीसी पर बोलिए, एससी पर बोलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोलिए। क्या सिर्फ ओबीसी वोट को पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए आपने इन जातियों को ट्रांसफर किया? हाईकोर्ट ने उसको अवैध कहते हुए नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। आप ओबीसी पर बोलिए, आप एससी, आपको नहीं बोलना है। बात यही है अनुराग जी, आप बार बार इस डिबेट को भटकाएंगे तो उससे यही संदेश जाएगा कि आप मूल मुद्दे से भाग रहे हैं। आप जो मुद्दे को भटका करके असल सवाल से बचना चाह रहे हैं। क्या आप अपनी सरकार की किरकिरी से बचना चाह रहे हैं जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई है? ठीक है, आपको इस पर जवाब नहीं देना है। जाति धर्म की राजनीति का आरोप भाजपा पर आप लगा रहे हैं। ठीक है, आलोक अवस्थी का हम रुख करते हैं। आलोक अवस्थी जी, रुख स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी जो है वो ओबीसी और एससी पर जवाब नहीं देना चाहती। वो ये कह रहे हैं कि हम तो पूरी महिलाओं की बात करते हैं, महिला अपराध की बात करते हैं, और जातिगत राजनीति भाजपा करती है। कोई उदाहरण सेट किया है क्या भाजपा ने? कैसे काउंटर करेंगे आप इस आरोप को? आलोक अवस्थी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे पहला जो सिद्धांत बनाया अनुराग जी, आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। सबका साथ, एक ही सवाल मैंने 3 बार रखा, आप तीनों बार महिला अपराध पर ले जा रहे हैं। इस तरह डिबेट हाईजैक करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। विषय पर रखिए। आपने डेटा पूरा सुनाया पढ़ के, सबने सुना,
आलोक अवस्थी ने उसको काउंटर किया, वो भी सबने सुना। अब कम से कम विषय पर बात करिए। ऐसा लगेगा आप भाग रहे हैं। बोलिए आलोक अवस्थी। राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर अब नहीं आस्था जी, आपने मेरा नाम पुकारा है तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं चलेगी जाति धर्म की राजनीति, भाजपा कर रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। अब जवाब सुन लीजिए आलोक अवस्थी का। देखिए आस्था जी, हमने जाति धर्म से ऊपर उठ करके सामाजिक समरसता पे हम चले हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री सबसे पहले वो लेकर के आए सबका साथ सबका विकास, और सबसे ज्यादा जो अति पिछड़े, जो सबसे अंतिम छोर पर जो खड़े हुए व्यक्ति हैं, हमने उनको घरों का मालिक बनाया, उनके स्वास्थ्य की चिंता करी, उनको 5 लाख रुपए का बीमा दिया, घर पे फ्री में बिजली दिया, उनको गैस का कनेक्शन दिया, और उनके घरों में बच्चों को फ्री में पढ़ने की व्यवस्था करी है, जिससे कि अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है और सबको मिला है। ना धर्म के आधार पे हमने बांटा, ना जाति के आधार पे बांटा, ना हमने वर्ग के आधार पे बांटा। हम हमेशा जो है सबको लेके चलने वाले लोग हैं, और सामाजिक समरसता इस समाज का एक अंग है, हम उसके पक्षधर हैं। हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है वो अभी पढ़ा जा रहा है, उसके बाद ठीक है आलोक जी, आपने कहा कि आप सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति देखिए किन जातियों से आते हैं, बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, ये बार बार आलोक अवस्थी दोहरा रहे हैं। लेकिन आज एक और घटना हुई है। अनुराग जी शांत हो जाइए, आप ही से सवाल है मेरा, आप ही से सवाल है मेरा। अनुराग जी शांत हो जाइए कृपया, मेरा सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी आप ही से सवाल है। नहीं देखिए, मेरा आप ही से सवाल है, सवाल सुन लीजिए। आज एक और बड़ी घटना हुई है। आप, क्योंकि आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अब उम्मीद कर रही हूँ कम से कम इस सवाल पर बोले। आज समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर जो कुछ अवैध दुकानें थी, प्रशासन के बुलडोजर ने उन दुकानों को तोड़ दिया। समाजवादी का प्रवक्ता बोलता है, प्रशासन के बुलडोजर ने सपा ऑफिस के बाहर जो दुकानें थी अनुराग जी, उनको तोड़ दिया और कहा यह गया कि ये अवैध थी। तो एक तरफ एनसीआरबी का डेटा कहता है कि दंगे नहीं हो रहे, मतलब बुलडोजर ने दंगे को कुचल दिया, और एक बुलडोजर सपा दफ्तर के बाहर। दिक्कत तो है, ठीक है। अच्छा देखिए समाजवादी लोग हमेशा से गरीबों के साथ होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने गरीब जो बेचारे वहां पे अपनी 2 वक्त की तिरंगा झंडा बेच के वो बेचारे टोपी बेच के 2 वक्त का खाना जुटाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, बच्चों की पढ़ाई की फीस देते हैं, माँ बाप की दवा कराते हैं। आपके नेता अखिलेश यादव अरबों रुपए के घर में रहते हैं, अरबों रुपए के 5 स्टार बंगला अरबों रुपए का अखिलेश यादव रहते हैं। आप क्या उनके लिए महंगी विदेशी गाड़ी में घूमते हैं, महंगी विदेशी गाड़ी में घूमते हैं, हर साल विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं अरबपतियों की तरीके से, महंगे परफ्यूम लगाते हैं, बदबू सहन नहीं होती। आलोक अवस्थी जी रुक जाइए, अनुराग जी को बोलने दीजिए, मैं आपको अलग से समय दूंगी। आलोक अवस्थी जी शांत होइए, आलोक अवस्थी जी शांत हो जाइए, मैं आपको अलग से काउंटर करने का वक्त दूंगी। बट गरीबों का रोजगार छीनती है। धिक्कार ऐसी सरकार को है जो इसको ये भी चिंता नहीं होती कि बेचारा कैसे शाम को दूध खरीदेगा, कैसे सब्जी खरीदेगा, कैसे अपने बच्चे का पेट पालेगा। रोज बेचते हैं, रोज कमाते हैं, तब जाके शाम को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पाते हैं, अपने बच्चों की फीस भर पाते हैं, 2 वक्त का खाने जुगाड़ लगा पाते हैं। और आपने उनका मुझे मौका दीजिएगा, आपने गिरा दिया। गिराने में आपको गिराने में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, और यहाँ टीन की दुकान गिराने में आपका बुलडोजर पहुंच जाता है, और वहां तो आप सुप्रीम कोर्ट धरना सेट होगा। आप बिल्डिंग ट्विन टावर गिराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक आप उनके लिए न्याय मांगने जाते हो, सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है, तब जाकर मुझे लगता है आपको बहुत दर्द हुआ है ट्विन टावर गिरने में, क्योंकि आपकी भ्रष्ट सरकार के समय ट्विन टावर बना था, आपकी भ्रष्ट सरकार के समय ट्विन टावर बना था और उसको हमने गिरवाया, हमने उसमें कोई भी कानूनी बाधा नहीं आने दी है। देखिए आप जो है आपने अराजकता फैलाई, आपने नोएडा जैसी जगह पे तमाम जो जनता को जो है लूट करके जो ट्विन टावर बनवाया था उसको हमने उसको कानूनी दायरे में ला करके उसको गिरवाया। आपको बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता है कितने अरबों रुपए करोड़ों रुपए कहाँ बैठे होंगे, हमको पता है। खत्म हो चुकी है। और सीधी बात ये है, सपा ऑफिस के बाहर बुलडोजर चला। अरे अनुराग जी कह रहे हैं कि 3 टप्पर की दुकानें वो आपने तोड़ दी, मजबूत स्ट्रक्चर धन्ना सेठ की बिल्डिंग के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए। आलोक अवस्थी इनसे पूछे कि इन्होंने चंदा दिया, पूछ लिया मैंने, पूछ लिया, आप जवाब सुन लीजिए। यह देश जो है कानून से चलेगा, एक देश का और एक प्रदेश में मास्टर प्लान बनता है, अवैध रूप से कोई चीज बनाई जाएगी उसके बाद आप कंक्रीट डाल दिया जाएगा,
तो वहां पर जो देश के नागरिक है उनके निजता का हनन होता है, उनके दायरे का हनन होता है। देश तो कानून से चलेगा। ये तो अराजकता वाले पार्टी है, गुंडागर्दी वाली पार्टी है, दंगा कराने वाली पार्टी है, आतंकवादियों को समर्थन कराने वाली पार्टी है। तो देश में जितना अराजकता करानी होगी, समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाएगी, चाहे कब्जा करवाएं, कब्जा करवाने का जवाब भी नहीं सुनना चाहते। इतिहास रहा है तो दुकानों पे कब्जा कराया है। पूछिए अखिलेश यादव जी करोड़ों अरबों रुपए के महल में क्यों रहते हैं? कब गरीब के घर में वो जाते हैं? महंगे महंगे परफ्यूम लगाते हैं उनको, जो कि बदबू से सहन नहीं होती है। क्या कारण है विदेशों छुट्टियां मनाते हैं? क्या कारण है विदेशी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं? अरबों खरबों रुपए कहां से आई? ये आपको आप दोनों शांत हो जाइए। इस तरह नहीं, कैसे कमाया? एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब सुनने के टाइम पर शोर मचाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। लोगों से जमीन छुड़वाई है हमने। अनुराग जी, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है मेरे ओबीसी वाले और जातियों वाले प्रश्न पर। संपत्तियों को बचाया है जनता की, जो आपके अपराधियों ने महिला अपराध की भी बात कर ली है, आपने सपा दफ्तर की भी बात कर ली, आपने ट्विन टावर की भी बात कर ली, आपने साइबर क्राइम की भी बात कर ली, लेकिन ओबीसी पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। चाहते रहे तो सर्वोच्च न्यायालय ने तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन टीन की दुकान गरीब की जाके तोड़ देंगे ये, क्योंकि इनकी 60 गांठ में बना है। अभी तो बहुत लोग इसमें पकड़े जाने बाकी हैं। अब भी ओबीसी वोट बैंक का जवाब 3 है और मलाई खाई थी। बहरहाल आप नहीं बोलना चाहते, पर बड़ी खबर यही है कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और 18 जातियों को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी से बाहर करके वापस ओबीसी में डालने की बात कही गई है। पूर्व की सरकारों में, सपा की जब सरकार थी, बसपा की जब सरकार थी, तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके इन्हीं 18 जातियों को एससी कैटेगरी में डाला गया था, उसका लाभ दिया गया था। बाद में इस पर पीआईएल डाली गई, मामला चला लोअर कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला दिया है। और इस फैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या ओबीसी वोट बैंक का इस्तेमाल केवल और केवल वोट पाने के लिए किया गया? इन जातियों के वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, इन वोटों की फसल को काटने के लिए विधानसभा चुनाव से एन पहले नोटिफिकेशन जारी करके इनको शेड्यूल कास्ट जातियों में की कैटेगरी से नौकरी मिले, इस तरह का एक भ्रम पैदा किया गया। यानी कुल मिलाकर एक तरह से फिर फ्रीबीज या फिर चुनावी रेवड़ी की तरह इस कैटेगरी का इस्तेमाल हुआ, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। बहरहाल सभी पैनलिस्ट से हमने इस बाबत सवाल पूछा, किसी ने भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और चूंकि दोनों नोटिफिकेशन जो रद्द हुए हैं वो सपा की सरकार में ही जो थे वो आए थे, उस पर भी उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। महाबहस में इतना ही।